देखो इतनी बात क्लियर है। अब जरा आगे समझते हैं। अब देखो इतना तो पता चल गया कि हमारे पास चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर मिलेगा, ठीक है। कभी भी हमारे पास वो उसके फ्रैक्शन में नहीं मिल सकता। तो ध्यान सुनना, अब इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते तुम्हारे पास, क्योंकि ध्यान सुनना, थ्योरी से इतना ज्यादा मतलब नहीं है तुम्हें यहाँ पे, मतलब है क्वेश्चंस तुम्हें वहां कैसे देखने को मिलेंगे, तब तो अटेम्प्ट कर पाओगे वहां पे, तब तो सही अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो ध्यान से, देखो अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, ऐसे दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास दे दिया गया 2p 3p p और हमारे पास आ गया 1/2p, और दे दिया गया कि ये जो p है ये हमारे पास है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इस तरह से बता दें कि इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अगर इतना पढ़ चुके हो तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास जो फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी वो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहीं पे तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से क्या। अब यहां पर मान लो हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, अब यहां पूछा जाएगा कि इसमें से क्या पॉसिबल नहीं है। यहां पर पूछ लिया जाएगा कि हमारे पास 2 अल्फा 3 अल्फा 1/5 अल्फा और ये आ गया 1/2 अल्फा। अब ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें तो दो फ्रैक्शन में आ गए, देखो ध्यान से। अब इसी चीज को जरा ठीक समझ लो। देखो अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन में सारी वही बातें काम करेंगी जो इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रोटॉन में नहीं करेगा। तो ये जो देख रहे हो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया नॉट पॉसिबल। अब एक बात जरा देखो, ये हमारे पास सेकंड पोर्शन, इसमें किसका दिमाग चला, सोचो इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। पहले तो ये समझ लो, ये दोनों तो पॉसिबल है, इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कौन नहीं पॉसिबल होगा, सोचो अल्फा के चार्ज के बारे में सोचो। अल्फा का चार्ज होता है हमारे पास प्लस का 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा है ना। तो जरा सोचो, अगर इसमें 2 से डिवाइड करोगे, अगर इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो सोचो क्या ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 1.6 के बराबर आएगा। तो यहां पर जो 1/2 अल्फा देख रहे हो, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ जाएगा और ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन जो α/5 है, अगर इसमें तुम 5 से डिवाइड कर दो, अभी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा हो गया, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये जो देख रहे हो ये वैल्यू आ गई हमारे पास NP मतलब नॉट पॉसिबल, ठीक। देख लो जिसको जो देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दे। देखो ये हमारे पास हो गया चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ के बारे में तुम्हें पता है कि हमारे पास दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के। यहां पर कंबाइन करोगे तो आ जाएगा Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है। कांस्टेंट क्या लगेगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारे पास कूलम्ब का फोर्स आता है। अब देखो ध्यान से, पढ़ के तो तुम बहुत आए इंटर में, लेकिन इस ε0 का मतलब नहीं पता होगा। अच्छा जैसे ही हमने कहा मतलब नहीं पता होगा, आधों के दिमाग ने बोल दिया होगा इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है भैया, ये इसका नाम है, मतलब नहीं है इसका। देखो ध्यान से, अब एक बात जरा समझना। चलो सबसे पहले थोड़ी यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, क्या क्या तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, फिर तुम्हें थोड़ी थ्योरी समझाते हैं इसकी। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास आता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। फिर यहां पर आता है हमारे पास ε0, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। यहां पर ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट आएगी हमारे पास न्यूटन। अब एक काम करो, जरा वीडियो पॉज करो और सोचो, क्या तुम्हें ε0 की यूनिट याद है? क्या ये 1/ε0 की यूनिट याद है? देखो ध्यान से,
निकाल के देख लेते हैं। अगर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो एक काम कर लो, बस इस एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाओ और फोर्स को नीचे ले जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहां पर आ गया और 1/4 पाई ये आ गया Q1 Q2 अपॉन R एफ। देखो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, फोर्स नीचे आ गया। यूनिट जरा सोचो, देखो ऊपर कूलाम इंटू कूलाम मतलब कूलाम स्क्वायर, नीचे दूरी है मीटर का स्क्वायर, ये आ गया फोर्स न्यूटन। तो यूनिट बन गई। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास यूनिट आती है इसकी कूलाम स्क्वायर और अपॉन में आएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो फोर्स किस में नापोगे? न्यूटन में। तो यहां पर आ गया हमारे पास न्यूटन और ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यूनिट आ गई एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा यहां पर जरा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको पलट दो। अरे 4 पाई से कोई लेना देना नहीं, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल कौन काम आएगा? एप्सिलॉन नॉट। इसको पलट दो तो यहाँ पर हमारे पास इसकी यूनिट आएगी, ऊपर आ गया हमारे पास न्यूटन और ये आ गया मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया हमारे पास कूलम स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को हमने पलट दिया। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर जरा देखो, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या होता है? देखो ना, देखो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, हिंदी वाले लिखना चाहो तो लिख लेना, इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बात जरा समझना, यहां पर कूलाम ने क्या करा? देखो ध्यान से, इस स्टेप के बाद कूलाम यहां पर कैसे आए इसके बारे में समझो। देखो सबसे पहले तो एक बात आती है, कूलाम ने 2 रिजल्ट निकाले, ये जो 2 रिजल्ट निकाले थे ये कैसे निकाले तुम्हें ये भी आज तक नहीं पता चला। ठीक है, अच्छा अगर कुछ याद हो तो तुम्हें प्रीवियस में एक बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो m1 और m2 के प्रोपोर्शनल कैसे आया, ये 1/r² के प्रोपोर्शनल कैसे आया, कुछ याद आ रहा है? वहां पढ़ाया था कि हमारे पास न्यूटन्स डिडक्शन फ्रॉम केपलर लॉ, न्यूटन ने केपलर के लॉ से डिडक्ट करके निकाला था। बिल्कुल वैसे ही कूलाम ने भी किसी ना किसी चीज से ये डिडक्शन करे हैं, उसके दिमाग में चीजें अपने आप जनरेट नहीं हो गई। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनना, ये चीजें तुम्हें कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। अगर मान लो कुछ लोग फिजिक्स पढ़ना भी चाहते हैं बहुत आगे तक, तो उनको भी ये कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी जब तक तुम साइंटिस्टों की थीसिस पढ़ना नहीं सीखोगे। अगर अलग अलग साइंटिस्टों की थीसिस पढ़ोगे तो तुम्हें जाकर के ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, इतना कहाँ टाइम? देखो ध्यान से, अब देखो इसके बारे में तुम्हें बताते हैं कि यहां से यहां कैसे आए कूलाम। देखो कूलाम ने इतना तो पता लगा लिया कि अगर हम 2 चार्ज लेंगे तो उन दोनों चार्जों पे जो फोर्स आएगा वो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होगा या उस पर डिपेंड करेगा और उनकी दूरी के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन कूलाम के दिमाग में एक बात और आई, 2 चार्जेस पे लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। ध्यान से सोचो, यहाँ पे एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, इन पर फोर्स तब लगेगा जब एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी। बात समझ आ रही है यहाँ पे? जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज तक पहुंचेगी तभी तो फोर्स लगेगा। अच्छा जरा सोचो, अगर मान लो हम इनके बीच में एक मटेरियल रख दें, यहां क्या था? वैक्यूम या एयर। यहां क्या कर दिया हमने? कोई मटेरियल रख दिया। सोचो अगर हमने कोई मटेरियल रखा तो सोचो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जाएगी कि कम हो जाएगी? कुछ नहीं होगी। देखो जब कोई मीडियम रख दोगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहुंच रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कम हो रही है तो हमारे पास देखो कूलाम को ये पता चला कि दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम आएगा वो डिसाइड करेगा कि हमारे पास फोर्स कितना लगेगा। मतलब केवल चार्ज और ये डिस्टेंस, केवल ये दोनों चीजें डिसाइड नहीं करेंगी, उन दोनों के बीच में जिस टाइप का मीडियम है ये भी डिसाइड करेगा कि हमारे पास यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। तो अब इस मीडियम को इंक्लूड कराने के लिए, मीडियम के इफेक्ट को इंक्लूड कराने के लिए ये वैल्यू लेकर के आए। सबसे पहले जरा सुनो, ये इसकी वैल्यू कैसे आई यहाँ पे? ठीक है, ये वैल्यू कहां से आई? ये जो वैल्यूज देख रहे हो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इन पे दिमाग नहीं लगाना, ये सारी वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकलती हैं। अभी देखो टाइम मिलेगा तो एक काम करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल बता भी देंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं अलग अलग। देखो ध्यान से, ये वैल्यूज तो एक्सपेरिमेंटल होती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है। ठीक है, मतलब ये कितनी वैल्यू है इसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अब जरा समझना, ये वैल्यू क्या बता रही है इसके लिए जरूर टेंशन लेनी है, तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से,
अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है, जरा इसका नाम पढ़ो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, इस परमिटिविटी पे ध्यान देते हैं। देखो यहां पर छोटा सा शब्द लिखा हुआ है परमिट। परमिट मतलब क्या होता है भैया? किसी को अनुमति देना गुजरने की। तो जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये बताती है कि किसी स्पेस से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो पाएंगी। मतलब हमारा फ्री स्पेस कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को परमिशन देगा अपने से जाने की। इतनी बात क्लियर? आगे जरा सुनो। अगर कोई मीडियम लगा दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब यहां पर हमारे पास मीडियम कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को जाने के लिए परमिशन देगा, ये हमारे पास होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, आगे जरा सुना। तो ध्यान सुनना, ये जो सिंबल है ये केवल एक सिंबल है, ये कूलाम ने यूज कर लिया। मान लो अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट निकालता वो कोई दूसरा सिंबल यूज कर लेता। तो पहली बात, सिंबल से मत डरा करो कि ये क्या हो गया। हमेशा मीनिंग पे जाकर कि ये क्यों यूज करा, क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान रखना। हमारे पास ये बताता क्या है? ये हमारे पास बताता है कि हमारा मीडियम कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस को परमिट करेगा अपने से पास करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान सुनो। अब इतना तो पता चल चुका है कि अगर तुम निर्वात से, वैक्यूम से मीडियम पे आओगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम पास होंगी। अगर कम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे जा रही हैं तो वहां पर फोर्स भी तो कम हो जाएगा। तो देखो यहीं से एक बात सामने आती है, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम is placed between the charges, भैया between लिखा है, is placed between the charges। ध्यान सुनना। अब हमारे पास अगर चार्जेस के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा? देखना, अगर हमारे पास कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया है तो हमारे पास जो फोर्स होता है, ध्यान सुनो, वो फोर्स कुछ कम हो जाएगा। अगर कम होगा तो कितना कम होगा? तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के से डिवाइड कर देते हैं, कुछ याद है? ये जो के देख रहे हो, के से डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास होता है Q1 Q2 अपॉन R²। इतनी बात क्लियर है? अब ये के क्या है? के हमारे पास होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है हमारे पास परावैद्युत नियतांक। अच्छा, एक बात सुनना, अभी डाइलेक्ट्रिक के बारे में बता के आया था और तुमसे कहा था कि तुम्हें अभी देखने को मिलेगा कि डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कहां कहां कैसे कैसे यूज होते हैं। ध्यान सुनो, हमने क्या करा? इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड, मतलब दो चार्जेस के बीच में जब कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा मीडियम? एक कुचालक माध्यम। एक हमारे पास आता है इंसुलेटिंग मीडियम। अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम आ जाएगा तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब ये आएगा। तो ध्यान सुनना, दो चार्जेस के बीच में अगर कभी इंसुलेटिंग मटेरियल रख दोगे तो हमेशा फोर्स कम होता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा फोर्स में कमी आएगी। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अगर दो चार्जेस के बीच में हम यहां पर इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह मेटल रख दें तो भैया, अगर मेटल रख दोगे तो ध्यान रखना फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेटल अपने से एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास नहीं होने देगी। अगर एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पास होगी तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां नहीं पहुंचेंगी तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। इतनी बात क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, चार्जेस के बीच में हमेशा डाइइलेक्ट्रिक रखा जाता है, हमेशा परावैद्युत रखते हैं। परावैद्युत क्या होता है? हमारे पास कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल से डिपेंड करेगा कि हमारे पास फोर्स कितना कम हुआ, फोर्स में कितनी कमी आई। वो कमी कौन बताएगा? ये के। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यहाँ पे आगे बढ़े इसमें। नोट कर लो, इतना देख लो, जैसे जो नोट करना वो नोट कर लो, जो तुम्हें लग रहा हो कि ये रह गया नोट कर लेंगे, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। हटा दे। देखो, अब यहां पर जो के देख रहे हो, ये हमारे पास के की अलग अलग वैल्यूज आती हैं। देखो, के की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। किसके लिए? ये हमारे पास आएगा फॉर वैक्यूम। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू 80 होती है पानी के लिए।
ये हमारे पास वाटर के लिए 80 होती है। और एक बात समझना, K की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है फॉर मेटल्स। कोई भी मेटल होगी तो सभी मेटल्स के लिए हमारे पास K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सोचो जरा, मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तभी तो ये फोर्स जीरो आ पाएगा। इतनी बात क्लियर? ध्यान सुना, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा इनफाइनाइट होता है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़े। देखो चलो देखो, अब यहां पर हमारे पास आता है देखो, यहाँ पे हमारे पास कूलाम के फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कूलाम का लॉ ध्यान रखना हर जगह पर अप्लाई नहीं हो सकता। देखो, कूलाम का लॉ केवल तब अप्लाई होगा जब हमारे पास चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे। चार्ज केवल एक पॉइंट के फॉर्म में होगा तब कूलाम का लॉ हमारे पास परफेक्टली अप्लाई होता है। ये Q1 हो जाए और ये Q2 हो जाए, ठीक है। और जरा सुनो, एक जगह पर अप्लाई हो सकता है, देखो ध्यान से। अच्छा, मान लो हमारे पास बॉडी स्फेरिकल है, ठीक है, मान लो बॉडी स्फेरिकल है और उस स्फेरिकल बॉडी में अगर चार्ज सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है, ध्यान सुनना, उस स्फेरिकल बॉडी में अगर चार्ज सेंटर पे लाई करेगा तब हम कूलाम का लॉ लगा सकते हैं। कूलाम का लॉ मतलब भैया यही कि इनमें लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशन आती है, इन्हीं कंडीशन पे कूलाम का लॉ अप्लाई होता है। अब जरा सुनना, अगर हम यहाँ पे कोई भी दूसरे शेप का चार्ज ले आए, जैसे मान लो हमने लीनियर चार्ज ले लिया प्लस प्लस प्लस, यहां पर एक चार्ज ले लिया प्लस प्लस प्लस, तो हमारे पास फोर्स आएगा वो अलग आएगा, कूलाम के लॉ से नहीं निकाल सकते इसको। अगर मान लो हम कोई भी दूसरे शेप की, एक हम यहाँ पे पॉलीगन बॉडी ले लें, इस पे हम चार्ज दे दें, यहाँ पर किसी अलग शेप की बॉडी ले लें, चार्ज दे दें, तो ध्यान रखना वहां पर कहीं पर भी कूलाम का लॉ अप्लाई नहीं होगा, उससे फोर्स नहीं निकाल पाओगे। ये हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि यहाँ पर कूलाम का लॉ अप्लाई नहीं होता। ध्यान रखना भैया, फॉर्मूले वगैरह से यहाँ पर ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर पेपर थ्योरेटिकल है तो तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा थ्योरी में इससे रिलेटेड। इनफैक्ट थ्योरी में कूलाम का लॉ ही नहीं पूछेंगे तो उसके लिमिटेशंस कहां से पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास क्वेश्चंस हर जगह से बन सकते हैं, हर एक छोटी छोटी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे जरा सुनो, लेकिन इससे एक बात आती है कि मान लो हम डिफरेंट शेप का चार्ज ले लें, अलग अलग शेप का चार्ज ले लें, ठीक है। मान लो एक हमने क्यूब ले लिया, एक हमने यहाँ पे प्रिज्म ले लिया, दो अलग अलग शेप की बॉडी ले ली और दोनों में चार्ज दे दिया। अब एक काम करते हैं, हम इनको बहुत दूर भेज देते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। अब सोचो, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे भेज दिया तब दोनों बॉडीज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगी। अगर दोनों बॉडीज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगी तब कूलाम का लॉ लग सकता है। ध्यान सुनना, तो कूलाम का लॉ कब कब अप्लाई कर सकते हैं? तीन कंडीशन, या तो पॉइंट चार्ज हो, या अगर स्फेरिकल बॉडी है और चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है तब, या फिर डिफरेंट शेप की बॉडीज हैं उनको हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखें तब जाकर के हमारे पास कूलाम का लॉ अप्लाई होता है। अच्छा, एक बात जरा सुनना, तुमने 12th क्लास में पढ़ा होगा गॉस लॉ। अच्छा, गॉस में क्या पढ़ा था? सोचो, गॉस में तुमने पढ़ा है इसी तरह के अलग अलग शेप के जो चार्ज होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। सोचो, अगर कूलाम का लॉ हर जगह पर अप्लाई हो रहा होता तो गॉस के लॉ की जरूरत ही क्या थी। कूलाम का लॉ हर शेप की बॉडी पे अप्लाई नहीं होता है, इसी वजह से हमें एक नया लॉ लाना पड़ा, गॉस लॉ। गॉस लॉ बाकी जगहों पर अप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो, अब अगला टॉपिक आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, वो फिर अगले टर्न पे करेंगे, ठीक है।